ऑक्सीटोसिन का कितना हानिकारक प्रभाव होता है, कभी एक इंजेक्शन लेके देखना, पता चलेगा, है ना। हाँ, पूरे शरीर की 13 ने बजाए तो कहना, और वो 13 अपन गायों के बजाते हैं। गाय अपनी माता है, अपन ये भी कहते हैं, एक मुंह से कहते हैं गाय हमारी माता है, और इंजेक्शन उसको जाता है। क्यों जाता है भाई? वो इंजेक्शन गाय को बिल्कुल नहीं पाता है, लेकिन फिर भी अपन उसको लगाता है, और लगा के दूध निकालता है, और उसको अपन खाता भी है। हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। हाजिर हैं हम आपकी सेवा में एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपकी दीपावली बहुत शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मस्त वाली निकली होगी। ऐसे अपने भी कुछ दोस्त थे बाहर जिनको अपन ने बोला था कि भाई दीपावली है, दीपावली पे घर पे आ जाओ। वो बाहर मजदूरी पे ऐसे गए हुए थे, तो उनका सीधा सीधा जवाब था कि भाई हम घर पे नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि राजस्थान सरकार ने पटाखों पे रोक लगा दी है। मार दो भाई डूलीन टिकड़ीन पटाखान छोड़ना, अब आवा को नहीं है नहीं। पढ़ेंगे अपन इस टॉपिक में मानव मादा जनन तंत्र और जनन की प्रक्रिया के बारे में। पिछले लेसन में अपन ने नर जनन तंत्र का अध्ययन किया था, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। अपन ये पहले ही पढ़ लिया था कि भाई मानव एक लिंगी जीव है, तो नर जनन तंत्र अलग जीव में होगा और मादा जनन तंत्र अलग जीव में होगा। ये जो बोर्ड के ऊपर आपके सामने फोटो छपा हुआ है, ये फोटो जो है ये मादा जनन तंत्र का है। मादा जनन तंत्र के अंदर एक जोड़ी अंडाशय ग्रंथियां, एक गर्भाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी और एक योनिया वेजाइना पाया जाता है। इनसे मिल करके ये मादा जनन तंत्र बना हुआ होता है। ये जो एक जोड़ी अंडाशय ग्रंथियां होती है ना, ये अंडाशय ग्रंथियां यहां बना रखी, देखिए। इसके अंदर लाल 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 रंग के कुछ गोले बनाए हुए हैं। ये गोले इन अंडाशय ग्रंथियों के अंदर उपस्थित अंडाणु या मादा युग्मक है। अपन ये पहले पढ़ा था कि जैसे ही बच्ची का जन्म होता है, जन्म के समय से ही इन अंडाशय ग्रंथियों के अंदर ये अंडाणु इतनी ही संख्या में पहले से व्यवस्थित रहते हैं, राइट। जबकि पुरुषों में ऐसा नहीं होता, उनमें शुक्राणु वृषण ग्रंथियों में पहले से नहीं पाए जाते हैं। वो एक निश्चित आयु आने के बाद बनना शुरू होते हैं। इनमें क्या होता है, एक निश्चित आयु आने के बाद ये जो अंडाणु है, जो इस अंडाशय ग्रंथि में अपरिपक्व अवस्था में है, ये परिपक्व होकर बाहर निकलना शुरू करते हैं, और वो आयु होती है 11 से 13 साल। ये जो अंडाशय ग्रंथियां होती है ना, ये अपनी वक्ष गुहा में किडनी के नीचे पाई जाती है। अपनी किडनियां अमूमन यहाँ होती है, ठीक है। इस किडनी के जस्ट नीचे एक लेफ्ट साइड में होती है और एक राइट साइड में पाई जाती है। इन अंडाशय ग्रंथियों को ओवेरी के नाम से भी जाना जाता है। इन अंडाशय ग्रंथियों के ऊपर ये जो अंडवाहिनी है, जिसको फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के नाम से जाना जाता है, ये इस अंडाशय ग्रंथि के ऊपर आने के बाद आगे का हिस्सा इसका फूल जाता है, और ये अंडाशय ग्रंथि के ऐसे ऊपर यूं पाई जाती है, और इसकी आगे की संरचना ये अंगुली जैसी ऐसी होती है। इन अंगुली जैसी रचनाओं को क्या कहते हैं, फिमरी या झालर, है ना। हाँ, झालर भी कहते हैं इसको, फिमरी के साथ साथ। और इसका इस फिमरी के जस्ट पीछे का हिस्सा थोड़ा फूला हुआ होता है, बड़ा सा, उसको क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। बाकी ये लंबी पतली नली की रूपी रचना है। इनका काम है ये यहाँ से जो अंडाणु मुक्त होगा उसको उठा करके कहाँ पहुँचाना, गर्भाशय। गर्भाशय क्या है, गुब्बारे जैसी रचना है, और इस रचना का निर्माण इन अंडवाहिनियों के मिलने से ही होता है। ये दोनों अंडवाहिनियां इधर से आती और आपस में मिल जाती है। इसका बीच का हिस्सा खोखला होता है जो गर्भाशय का निर्माण करता है। ये गर्भाशय की जो भित्ति होती है, उसकी सबसे आंतरिक सतह को एंडोमेट्रियम कहते हैं। बीच वाला मांसल हिस्सा मायोमेट्रियम के नाम से जाना जाता है, और सबसे बाहर वाले हिस्से को एपीमेट्रियम के नाम से जाना जाता है। और ये गर्भाशय के ऊपर का जो चौड़ा हिस्सा है, इसको फंडस कहते हैं, जो ऊपर की साइड रहता है, ठीक है। और गर्भाशय के नीचे का हिस्सा है वो थोड़ा संकरा होता है इस प्रकार से। इसे क्या कहते हैं, गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स के नाम से जाना जाता है। और ये सर्विक्स या गर्भाशय ग्रीवा आगे एक पतली नली के आकार की रचना से जुड़ी रहती है, जिसे योनिया वेजाइना के नाम से जाना जाता है। इस योनिया वेजाइना की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, और इस वेजाइना के अंदर लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं।
लैक्टोबैसिलस जीवाणु दही में होते हैं, आपको पता हो तो, ठीक है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। का मतलब ये हुआ कि योनि का जो माध्यम होता है वो किस प्रकार का होता है, अम्लीय माध्यम होता है। अब अपन नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे, जनन की प्रक्रिया। जनन की प्रक्रिया में सबसे पहले ये जो अंडाशय ग्रंथि है इसके द्वारा एक अंडाणु यहां मुक्त किया जाएगा। मान लेते हैं अपन इस अंडाशय ग्रंथि के द्वारा एक अंडाणु मुक्त होके यहां आया, ठीक है। अंडाशय ग्रंथि केवल अंडाणु ही नहीं बनाती, इसके साथ साथ दो हार्मोन बनाती है। कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जैसे ही ये अंडाणु मुक्त होता है, अंडाशय से बाहर आने के बाद इसका जीवन काल केवल कितना होता है, 2 दिन का। यदि इन 2 दिनों के अंदर अंदर इसके पास शुक्राणु पहुंचते हैं और इसका निषेचन होता है तो जीवन काल इसका आगे बढ़ेगा, और यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं तो ये अंडाणु क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यदि इन 2 दिनों के अंदर इस वेजाइना में यहाँ पर शुक्राणुओं को लाके छोड़ा जाता है, मैथुन की क्रिया या संभोग की क्रिया द्वारा, शिशन के द्वारा शुक्राणु यहाँ लाके छोड़े जाते हैं, ठीक है। इस स्थिति में जो शुक्राणु छोड़े जाते हैं, शुक्राणु एक गतिशील रचना होती है, जबकि अंडाणु में किसी प्रकार की कोई गति नहीं पाई जाती है। अंडाणु में गति नहीं होती है, लेकिन युग्मनज यहां से यहां तक पहुंचता है। तो इस फैलोपियन ट्यूब की आंतरिक सतह पर पाए जाने वाले शीलिया या पक्षमाप के कारण होता है। छोटे छोटे रोमनुमा आकृति पाई जाती है अंदर, ये ऐसे आगे पीछे हिलती है। ये इस अंडाणु को या इस युग्मनज को या इस कोरक को यहां से गति करवाते हुए कहां पे लाती है, गर्भाशय तक पहुंचाती है। तो ये सीलिया के कारण गति होती है, जबकि शुक्राणुओं में गति सीधी होती है। शुक्राणु यहां लाके छोड़े गए, ये ऊपर की तरफ गति करेंगे, गति करते हुए धीरे 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 यहां पहुंचेंगे। कहां पे, एम्पुला में, जहां पे कौन है, अंडाणु। अब यहां सारे शुक्राणु नहीं आ जाएंगे, ये माध्यम अम्लीय है, शुक्राणु क्षारीय माध्यम में होते हैं, आपको पता हो तो भाई। वीर्य या सीमन जो होता है उसका माध्यम कैसा होता है, क्षारीय। तो कुछ शुक्राणु तो यहाँ इस अम्लीय माध्यम के कारण नष्ट हो जाते हैं, कुछ यहाँ तक गर्भाशय तक पहुँच पाते, यहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे। कुछ एक शुक्राणु यहाँ पहुँचेंगे, वो भी हजारों की संख्या में हो। वैसे शुक्राणु इसीलिए लाखों करोड़ों की संख्या में बनते हैं, जबकि अंडाणु केवल एक बनता है, क्योंकि यहाँ निषेचन की संभावना जितने शुक्राणु अधिक होंगे उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। यदि यहाँ शुक्राणु कम है तो आधे से अधिक तो यही मर गए, कुछ यहाँ पहुंच ही नहीं पाएंगे। जब अंडाणु तक शुक्राणु नहीं पहुंचेंगे, निषेचन नहीं हो पाएगा। इसीलिए शुक्राणु तो बनते हैं ज़्यादा, अंडाणुओं की संख्या होती है कम, क्योंकि इनको कहीं जाना है नहीं, ये तो यहीं बनेगा। निषेचन होना है तो शुक्राणु को यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। तो शुक्राणु यहाँ से पहुंचे, इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, सारे शुक्राणु इसके अंदर घुसने का प्रयास करते हैं। इसकी दीवार को भेद करके शुक्राणु के आगे का सिरा एक्रोसोम कहलाता है, आगे का सिरा, उस एक्रोसोम के द्वारा लाइसोजाइम जैसे एंजाइम बनते हैं। वो एंजाइम इस अंडाणु की भित्ति को भेदते हैं, भेद करके शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश करेगा। जैसे ही एक शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रविष्ट हुआ, वैसे ही इस अंडाणु की बाह्य भित्ति द्वारा एक ऐसा रासायनिक पदार्थ स्रावित किया जाता है, निर्मित किया जाता है, जिससे बाकी के सारे शुक्राणु इसकी सतह को छोड़ के दूर हट जाते हैं। और वो जो अंदर घुस गया, इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। और इसके बाद जो रचना आगे नहीं बनी, इसे क्या कहेंगे, अब ये अंडाणु न कह करके इसको क्या कहेंगे, युग्मनज, जो एक नई कोशिका है। अब ये युग्मनज कुछ समय बाद विभाजित होना शुरू हो जाता है। एक कोशिका 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार संख्या इसकी हो जाती है अधिक। इस रचना को कोरक कहेंगे। और ये कोरक इन सीलिया के माध्यम से गति करते हुए वापस इधर नीचे की तरफ आएगा और आके कहाँ पहुँच जाएगा, वो गर्भाशय। और गर्भाशय की एक भित्ति या एक दीवार से आके चिपक जाता है। ये कोरक यहाँ पहुँच गया। और जैसे ही ये इस भित्ति या दीवार से चिपकता है, तो इस कोरक की कोशिकाएं और इस गर्भाशय की कोशिकाएं ये आपस में एक दूसरी से संयोजित होती है, जुड़ती है, जुड़ करके एक नई रचना का निर्माण करती है, जिसको अप्रा या प्लेसेंटा के नाम से जाना जाता है। अप्रा या प्लेसेंटा। अपने घरों में
गाय भैंस बछड़े को जन्म देती है। बछड़े का जन्म होता है, उसके कुछ समय बाद एक और रचना उसके शरीर से बाहर निकलती है, उसको अपने मारवाड़ी भाषा में जर कहते हैं ना। वो जर अपरा या प्लेसेंटा कहलाती है। और वो अपरा या प्लेसेंटा उस बछड़े के नाल से, जो नाल कहाँ से निकली रहती है, नाभि या हुंडी से, मारवाड़ी में कहें तो हुंडी नाली निकल उड़ रहा है, ये अपरा उस नाली से या नाल से कनेक्ट रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। और आगे किससे जुड़ा रहता है वो? गर्भाशय की भित्ति से। अपरा का काम होता है परिपक्व होते या परिवर्धित होते जीव को, भ्रूण को पोषण प्रदान करना। और सारा पोषण ये कहाँ से प्राप्त करता है? माँ के खून से। माँ के खून में जो भोज्य पदार्थ, जो ऑक्सीजन घुली हुई रहती है, वो जब अपरा के थ्रू भ्रूण में से गुजरती है तो भ्रूण उसी पदार्थों का उपयोग कर करके वृद्धि करने का कार्य करता है। और अपने द्वारा जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो भी भ्रूण के द्वारा, भ्रूण की कोशिकाओं से निकल के प्लेसेंटा से होते हुए माँ के शरीर में आते हैं, और वहाँ से वो किडनियों द्वारा साफ करके शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये इस प्लेसेंटा या अपरा का काम हो गया। मानवों के अंदर यदि बात करें अपन, तो ये जो भ्रूण के परिपक्वन का जो काल होता है, जो समय होता है, ये होता है 270 दिन के आसपास। 5-7 दिन प्लस माइनस हो सकते हैं। 270 दिन तक ये यहीं पर रहता है और एक पूरे जीव में विकसित हो जाता है। जैसे ही जीव का पूर्ण विकास होता है तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन स्रावित किया जाता है। उस हार्मोन को ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं। और वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन अपने शरीर की चिकनी मांसपेशियों पे काम करता है। और ये गर्भाशय की भित्तियां पूरी की पूरी चिकनी मांसपेशियों से ही बनी होती है। वो यहाँ आएगा, इन चिकनी मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है। संकुचन उत्पन्न होगा, उसी समय ये जो सर्विक्स है या जिसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, यहाँ पे गैप उत्पन्न होता है, अर्थात ये इसका मुंह जो है वो खुलता है। ऊपर से ये दीवारें संकुचित होगी, नीचे ये मुंह खुलेगा, जिससे अंदर जो जीव होगा वो धीरे धीरे नीचे की तरफ सरक के शरीर से बाहर निकलना प्रारंभ करेगा और योनि मार्ग से होते हुए शरीर से बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को प्रसव के नाम से जाना जाता है। तो प्रसव के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा हो गया? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये वही ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो इंजेक्शनों में लगता है, गाय भैंस के अपन वो दूध निकालने के लिए लगाते हैं। ये बहुत भयंकर पीड़ा उत्पन्न करता है ऑक्सीटोसिन। चिकनी मांसपेशी है ना, इसमें बड़ा जबरदस्त दर्द होता है। प्रसव के समय कितना दर्द होता है? उतना का उतना दर्द इन गाय भैंसों को इंजेक्शन लगाते हैं तब होता होगा, आप समझ लो। गाय भैंस की इच्छा नहीं है दूध देने की, अपन ने इंजेक्शन लगाया, वो इंजेक्शन जाएगा और उसकी स्तन ग्रंथियां होगी ना, उसमें जबरदस्ती संकुचन उत्पन्न करेगा, उसकी इच्छा के विरुद्ध दूध निकलता है और उस दूध में वो ऑक्सीटोसिन भी आता है, याद रखना इस चीज। तो जो ये दूध इंजेक्शन लगा लगा के पीते हैं ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये गायों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये जो अपन पीते हैं अपने लिए भी हानिकारक है। सरकार ने हालांकि इस पर रोक लगा रखी है, फिर भी पता नहीं कहाँ कहाँ से इंजेक्शन उठा के ले आते हैं। ऑक्सीटोसिन का कितना हानिकारक प्रभाव होता है, कभी एक इंजेक्शन लेके देखना, पता चलेगा, है ना। हाँ, पूरे शरीर की 13 ने बजाए तो कहना, और वो 13 अपन गायों के बजाते हैं। गाय अपनी माता है, अपन ये भी कहते हैं, एक मुंह से कहते हैं गाय हमारी माता है, और इंजेक्शन उसको जाता है। क्यों जाता है भाई? वो इंजेक्शन गाय को बिल्कुल नहीं भाता है, लेकिन फिर भी अपन उसको लगाता है और लगा के दूध निकालता है, और उसको अपन खाता भी है और पीता भी है, तो वो ऑक्सीटोसिन अपने शरीर में भी जाता है। परेशानी देखना आप, आजकल हर गाय के साथ ये समस्या हो गई है। गाय ब्याह में पहला 8-12 राउंड डूब जी, हर दूसरे गाय में ये समस्या, ये इसी ऑक्सीटोसिनों के कारण हुई है। समझ में आया ना? इससे क्या शरीर में इतने सारे परिवर्तन हो जाते हैं, गाय की ताकत क्षमता घट जाती है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो जाती है। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। यदि ऐसा कहीं होता है तो आपको इसका खुल के क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए, और नहीं माने तो पकड़ के उसी ऑक्सीजन को ठोक दो उसके अंदर, फिर पता चलेगा उसको कि गाय को कितनी तकलीफ होती है। जब खुद को तकलीफ होगी ना, तब उसको समझ में आएगा कि हाँ, इतनी कितनी तकलीफ इसको भी होती है। तो ये ऑक्सीटोसिन का काम होता है, ठीक है। ये प्रसव के द्वारा बच्चे का जन्म हो गया। जब भी अपन इस जनन की प्रक्रिया को पढ़ते हैं तो वहाँ 2 चीज़ अपन को जरूर पढ़नी चाहिए। एक जिसे कहते हैं अपन ऋजु स्राव,
या मासिक धर्म के नाम से जिसको जाना जाता है, ये पढ़ना जरूरी है। ये जो ऋजुस्राव है या मासिक धर्म की जो घटना है वो क्या है कि जैसे मान लो ये अंडाशय ग्रंथि है, इसमें से एक अंडाणु आया, ठीक है। अब ये जैसे अंडाणु परिपक्व होकर बाहर आता है ना, उससे 8-10 दिन पहले ये जो गर्भाशय है ना, ये कुछ तैयारियां करता है। कैसे? जैसे अपने घर पे शादी ब्याह मोगो हुए, आप अभी 5-7 दिन पहले तैयारी शुरू करा, मेहमान आई बंगे उड़ने खावड़ने पीवड़ने जगह चाहिए। सेम डिटो प्रोसेस यहाँ होती है। ये इसके लिए मेहमान है, यहाँ आएगा 9 महीने तक रहेगा, तो आप तो खाली मेहमान 4 घंटा जिम्मेवानी थी तैयारी करा है ना, वो तो 9 महीना रही, तो इसको पूरी तैयारी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। तो ये जिस दिन निष्कासित होगा उससे 8-10 दिन पहले ये तैयारी शुरू कर देता है। और ये निष्कासित होता है वो तैयारी इसीलिए करता है कि गर्भाशय को लगता है कि भाई डेफिनेटली ये बाहर निकलेगा तो निषेचन होगा, निषेचन होते ही भ्रूण बनेगा और वो यहाँ आएगा, इसलिए उसके रहने की खाने पीने की सारी व्यवस्था मैं पहले से कर लूँ। ये पहले से इसीलिए तैयारी करता है, ठीक है। अब यदि निषेचन नहीं हो, अर्थात ये अंडाणु तो बाहर निकल गया लेकिन यहाँ शुक्राणु नहीं पहुंचे, तो निषेचन नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो इस अंडाणु की 2 दिन बाद क्या हो जाएगी? मौत। मान लो आप किसी महीने की 1 तारीख को अंडाणु बाहर निकलता है, तो मैंने कहा 2 दिन तक जीवित रहेगा, मतलब इसकी मृत्यु हो जाएगी कितनी तारीख को? 3 तारीख को ये अंडाणु नष्ट हो जाएगा। जैसे ही ये अंडाणु नष्ट हो जाएगा तो ये धीरे धीरे गति करते हुए कहाँ पहुंचेगा? गर्भाशय में। जो अब जीवित नहीं है, कैसा हो चुका है? मर चुका है। जब वो मर चुका है तो यहाँ जो भोज्य पदार्थ, ये जो देखो गर्भाशय की दीवारों को ऐसे मोटा मोटा बना रखा है, ये मोटी इतनी होती नहीं है, लेकिन ये अंडाणु के लिए भोज्य पदार्थों का संग्रहण करने के लिए धीरे धीरे क्या हो जाती है? 8-10 दिनों में मोटी हो जाती है। जब अंडाणु मर जाता है तो फिर इसके अंदर संचित पदार्थों का कोई काम शरीर में नहीं बचता, तो ये यहाँ से दीवारें विघटित होती है, टूटती है, ब्लड, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, म्यूकस और ये मृत अंडाणु ये इस योनि मार्ग के द्वारा शरीर से रक्त के रूप में बाहर निकलते हैं, ठीक है। इसी घटना को अपन ऋजुस्राव या मासिक धर्म के नाम से जानते हैं। जब ये घटना होती है ना, उसमें शरीर में से यदि ब्लड निकलेगा तो शरीर में कमजोरी आएगी, जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये जो कमजोरी आती है, इसी कमजोरी के कारण इन 5 या 7 दिनों में महिलाओं को आराम की आवश्यकता होती है। अब अपने विष्णु समाज में अपने जम्बेश्वर भगवान ने ये नियम बनाया कि इन 5 दिन के दौरान आप सूतक का पालन करोगे, घर के अंदर कोई काम नहीं करोगे। वो तो वैज्ञानिक थे, आज से 500 साल पहले। विज्ञान को वो बातें अब समझ में आ रही, वो उसी टाइम वैज्ञानिक थे। उन्हें पहले से पता था कि इन दिनों महिलाओं को आराम की आवश्यकता है, तो मैं ऐसा एक नियम बना देता हूं। अब सूतक का कहूंगा तो ही लोग पालन करेंगे, वरना तो पालन करेंगे नहीं। तो ये इसका एक वैज्ञानिक आधार भी है पीछे। लेकिन अपन ने क्या किया? अपने फायदे के लिए काम को ही 2 भागों में बांट दिया, एक घर में लो काम है, एक बाहर लो काम। अब जब ये ऋतुस्राव या मासिक धर्म की घटना होती है तो अपन कहते हैं घर में लो काम करे कौन, बाहर लो करी। जबकि घर में ले कर दे, बाहर ले 10 गुना मार हली पड़े। महिला को तो आराम की जरूरत है, अब बाहर ले काम में डगोदा, जो बिल्कुल भी उचित है नहीं है। इस ऋतुस्राव की जो ये प्रक्रिया ये चलती कितने दिन है? 5 से 7 दिन चलती है। 5 से 7 दिन का मतलब ये 3 तारीख प्लस 7, डेट कितनी हो गई? 10 तारीख। 10 तारीख को ऋतुस्राव की घटना क्या हो जाएगी? समाप्त या खत्म। इसके 10 दिन के आगे प्लस 14 दिन बाद नया अंडाणु निकलेगा। 10 प्लस 14 मतलब कितनी तारीख हो गई? 24 तारीख। आप इसमें से 4 दिन पहले कर सकते हो और 4 दिन बाद में कर सकते हो, अर्थात 20 से 28 तारीख के बीच अगले अंडाणु के निकालने का समय होता है। बीच में समय कौन सा रहा? 7 प्लस 10 तारीख को तो ऋतुस्राव की घटना खत्म हुई, ठीक है। फिर 10 से लगाकर 24 तक कितने दिन हो गए? 14 में से अपन ने कहा 4 माइनस कर लो, यानी कि 20। ये 10 से 20 तारीख जो है, 10 से लगा के 20 तारीख तक,
इस दौरान इस शरीर के अंदर से किसी प्रकार के किसी अंडाणु का कोई निष्कासन नहीं होता है। और यदि अंडाणु का निष्कासन नहीं होता है तो इस दौरान निषेचन या गर्भ धारण की कोई संभावना नहीं होती। भले ही मैथुन की क्रिया हो, भले ही संभोग की क्रिया हो, भले ही यहाँ शुक्राणु पहुंचते रहे, लेकिन गर्भ धारण की कोई संभावना नहीं रहती है। वो टाइम पीरियड कौन सा है? 10 तारीख से 20 तारीख के बीच का, मतलब जिस दिन ऋजुस्राव की घटना समाप्त हो गई उससे अगले 10 दिन तक, उससे अगले 10 दिन तक गर्भ धारण की कोई संभावना नहीं रहती। आएगी कब? 20 तारीख से लगा के 28 तारीख तक ये गर्भ धारण का सबसे अनुकूल समय है। यदि इस दौरान इन 5 या 7 दिन के अंदर यदि संभोग की संभावना होती है, अर्थात शुक्राणु यहाँ पहुंचते हैं, तो निषेचन की सबसे सर्वाधिक संभावना रहेगी। और 28 तारीख बाद जो अगला अंडाणु आएगा वो फिर से क्या हो जाएगा? डेड, फिर से मर जाएगा। मरने के बाद अपन ने कहा कितने दिन बाद रजोधर्म की क्रिया शुरू होती है? 7 दिन बाद, मतलब 28 को मर गया, उसके 7 दिन बाद अगला रजोधर्म शुरू होगा। तब तक भी इन 7 दिनों में भी यहाँ किसी प्रकार का कोई अंडाणु नहीं होगा, तो यहाँ भी गर्भ धारण की कोई संभावना नहीं रहती। तो गर्भ धारण की सर्वाधिक अनुकूल संभावना कहाँ हो जाती है? रजोधर्म खत्म हुआ उसके कितने दिन बाद? 10 दिन बाद से लगाकर 11, 12, 13, 14, 15 और 16 दिन तक, ये जो 7 दिन होते हैं, इन्हीं के अंदर गर्भ धारण की सर्वाधिक संभावना रहती है। ये हो गया मनुष्य के अंदर लैंगिक जनन की प्रक्रिया पूरी। अपन थोड़ी चर्चा और करते हैं अपरा या प्लेसेंटा पे। ये जो अपरा या प्लेसेंटा है ना, अपन ने बात की थी, ये माँ के शरीर से सभी जैविक क्रियाएं संपन्न करता है। किसकी? भ्रूण की, ठीक है ना। आपने भगवान को हर जगह ढूंढा होगा, हर जगह आप गए होंगे, मंदिर में गए होंगे, जहाँ भी आपके देवले थान वगैरह होते हैं, जहाँ सब जगह जाते हैं, लेकिन वहाँ आपको प्रत्यक्ष भगवान कभी दिखे नहीं होंगे। दिखे हैं क्या? नहीं दिखे। आप हमेशा किसको देख के आते हैं? भगवान की जो मूर्ति बनाई होती है उसको देख के आते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष भगवान अपने घर के अंदर होता है, अपन उसको छोड़ के दूसरी जगह ढूंढने के लिए जाते हैं। वो प्रत्यक्ष भगवान की संज्ञा किसको दी गई है? माँ को दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि जिस दिन से ये गर्भ धारण की प्रक्रिया होती है ना, तब से लगा करके जब तक बच्चा माँ की आंखों के सामने है, माँ जब तक जीवित है, जब तक माँ में सांस चलती है, तब तक वो अपने बच्चे की भलाई के लिए, अपनी उस बच्चे की देखभाल के लिए काम करती है। वो अपनी ऐसी बहुत सारी खुशियाँ, अपनी ऐसी बहुत सारी इच्छाएं, अपने ऐसे बहुत सारे सपने अपने बच्चों की खुशी के लिए दबा देती है। वो कुछ ऐसे अभावों के अंदर जिंदगी जी के भी अपने बच्चों को खुशी देने का प्रयास करती है। उसके पास एक प्यार का सागर होता है, उसके पास अपने हर दुख को, हर गम को हर लेने की एक क्षमता होती है। आप कितने भी दुखी हो, आप अपनी माँ के साथ चर्चा करिए, आप 2 मिनट उसकी गोद में सर रख के सोइए, आपके सारे दुख, आपके सारे दर्द छू मंतर हो जाते हैं। ये माँ के अंदर एक ऐसी ताकत होती है। जिस दिन से बच्चा उसके गर्भ में आता है, तब से वो उसकी देखभाल करना शुरू करती है। इस दौरान उसको खाने पीने की इच्छा कम हो जाती है, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए ज़बरदस्ती खाती है। वो बीमार होने से बचती है, पूरी कोशिश करती है, क्योंकि यदि बीमार होगी तो उसके शरीर में पड़ने वाले बच्चे पे गलत इफेक्ट पड़ेगा। वो हर कदम फूंक फूंक के रखती है, और बच्चे को जन्म देने के लिए जिस प्रसव पीड़ा होती है, इसको भी वो सहन करके गुजरती है। जन्म के बाद जब बच्चा गीले बिस्तर पे सोता है, उसको वहाँ से उठा के सूखे पे सुलाती है, और खुद उसके दुख को देखते हुए गीले बिस्तर पे सोती है। ये केवल माँ करती है। आप मजदूरी पे चले जाओ, आप जब वापस घर आते हो पूरे दिन भर काम करके, तो माँ आपसे एक सवाल पूछती है, बेटा कुछ खाया या भूखा ही काम करता रहा, कुछ खाने को मिला या नहीं? केवल माँ पूछती है, बाकी सदस्य कोई नहीं पूछता। आप छोटे होते ना, खेलने के लिए निकल जाते हो, जब वापस आते हो ना, तब आपको माँ एक ही सवाल कहती है, भूखा प्यासा क्यों दौड़ता है, खाना खा के जाना चाहिए था। बाकी वाले आपको कह सकते हैं कि पढ़ना चाहिए, घूमना नहीं चाहिए, ये नहीं करना, 1000 ज्ञान सुनाएंगे, लेकिन माँ हमेशा अपने बच्चे की चिंता करती हुई पाई जाती है। यदि अपने बच्चे के सामने कोई आँख उठा के देख ले, तो माँ के अंदर एक ऐसी दैवीय शक्ति होती है कि सामने वाले की जबान खींच लेती है। इस देवी रूपी भगवान को छोड़कर अपन दूसरी जगह भगवान को ढूंढने जाते हैं।
और सबसे बड़ी विडंबना तो ये होती है कि एक माँ 5-5, 7-7 बच्चों को पाल के बड़ा करती है, और जब उसी माँ को पालने की बारी बच्चों की आती है तो वो अपनी बीवी का, अपने बच्चों का ये सब बहाना करके उस माँ को अपने साथ रखने से कतराते हैं। सोचिए, जो माँ अपन को पाल के 20-30 साल तक अपनी सेवा करती है, जब अपनी सेवा की बारी आती है तो अपन उनसे दूर हो जाती है। ऐसे लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आने वाले समय में वो भी किसी के माँ बाप बनेंगे, उनकी भी वही हालत होगी जो आज इनकी है, और भगवान इसकी सज़ा 10 गुना देगा। जो व्यवहार आज अपन इस ज़िंदगी में करेंगे ना, इस समय, उससे 10 गुना बुरा अपने साथ आगे अपनी संतान करेगी। इसलिए इस देवी को कभी दुख नहीं देना चाहिए। ज़िंदगी में कुछ भी करना, अपनी माँ का दिल कभी मत दुखाना, उसको हमेशा खुशी देने का प्रयास करना, क्योंकि यदि माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर है तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती किसी भी काम को करने से। माँ की महिमा बहुत अपरंपार है, इस छोटे से मुंह से अपन उसकी पूरी गाथा नहीं गा सकते, ठीक है ना। इसलिए आज के इस लेसन के लिए इतना ही पर्याप्त है। मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आपका जो प्यार है हमारे प्रति, आप उसको ऐसे बना के रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को आगे से आगे सरकाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए और जो टन वाला बटन है उसको भी दबाते रहिए, ताकि नया वीडियो आए तो आपको पता चले कि हम आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर हैं। धन्यवाद।